दोस्तों, आज हम चर्चा का विषय है कि अंबेडकर जी ने अकेले संविधान लिखा था क्या? बिल्कुल बात नहीं, सही नहीं है। इसके लिए पूरी टीम लगी थी। वैसे भी ये दुनिया भर के संविधान की नकल मात्र है। अंबेडकर जी करके अंक इतने कम आते थे, उनको अग्रणी छात्रों में नहीं रखा जा सकता। अंबेडकर ने किसान और पशुपालक जातियों के हित में कोई भी बात नहीं की। बुद्ध धर्म में भी एक पाखंडवाद है, इसकी एक सीरीज मेरे वीडियो पर आएगी। जो ये बुद्धिस्ट बन गए ना ये लोग, अंबेडकर जी भी लोग, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, भाई तुम्हारे यहाँ भी बड़ा पाखंडवाद है, तो आपको एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि बुद्ध और हिंदू और फलाना ठिकाना बनने की कोशिश करनी चाहिए। वो कोशिश आज कोई भी नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, आज हम संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। इसके डिमेरिट्स भी बताएंगे हम आपको, यानी इसकी कमियाँ। जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, क्योंकि 26 नवंबर को पारित हुआ संविधान सभा द्वारा, और 26 जनवरी 1950 को जो हमने कल मनाया है गणतंत्र दिवस है, ये स्वतंत्रता दिवस नहीं है। स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 है। तो करीब 2.5 साल इसको लिखने में लग गए। नवंबर दिसंबर 2.5 साल, करीब 2.5 साल बाद लागू हुआ। जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा संविधान है। और मजे की बात है, ये संविधान भी दूसरे देशों की नकल मात्र है। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में निर्वाचन हुए। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई। इसके बाद देश दो भागों, भारत और पाकिस्तान में बंट गया। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान को पूर्ण करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। अब दोस्तों देखते हैं, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, और ये 25 भागों में विभाजित हैं। परंतु इसके निर्माण के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भागों में विभाजित थे। इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था है, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। कुछ अपवाद मतलब कहाँ, जहाँ पावर स्टेट जो ट्राइबल काउंसिल से उनको ज़्यादा पावर दी गई है, और वैसे तो संघीय है, मतलब फुल स्टेट पावर भी है। और कुछ ऐसी हैं जिनको संघीय थोड़ी बहुत शक्तियाँ दी गई हैं, जैसे ट्राइबल हिल काउंसिल्स है, मेघालय वगैरह में कहीं है। तो इस तरह के कुछ विकल्प दिए गए हैं कि जो वहाँ की संस्कृति है उसके हिसाब से वहाँ लोग चलें। भारत के संविधान की धारा 79, और जब भारतीय केंद्रीय पालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन हैं, जिन्हें राज्य में प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्री की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्य शक्ति मंत्री परिषद में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है। और वर्तमान में कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनके पास नहीं है कोई डिग्री, झूठ बोलते हैं, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट बताते हैं जो सब्जेक्ट है ही नहीं, पता नहीं कैसे पढ़ लिए ये। और डिग्री भी इनकी कंप्यूटराइज साइन है। और मेरी डिग्री, मैं मोदी से बहुत छोटा हूँ, मेरी डिग्री वाइस चांसलर के साइन से है, या रजिस्ट्रार जो भी साइन हो अथॉरिटी है। तो मोदी जी झूठ बोलते हैं, इनके पास कोई डिग्री नहीं है। और मोदी जी को चैलेंज है, मैं इनको 50 लाख रुपया दूंगा, ये अब अपनी असली डिग्री दिखा दें। तो जी, राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है। मंत्रिपरिषद सामूहिक लोगों के सदन, लोकसभा जो हम चुन के भेजते हैं। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है और किसी में विधान परिषद भी है। ऐसी कौन सी स्टेट हैं जिसमें विधान परिषद है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यानी कि MLC अपॉइंटेड होते हैं इसमें। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। अच्छा, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं पूरे बताऊंगा मैं आपको। आप भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में मूलभूत फंडामेंटल राइट्स,
अनुच्छेद 12 से 35, भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक अनुच्छेद 36-51 मूल कर्तव्य ऐसे इस तरह अनुच्छेद हैं, अधिविकरण, निर्वाचन, पंचायतें, नगर पालिका। तो भारतीय संविधान की रचना, तो ये मैंने अनुसूचियाँ साहब आपको बता दी, इसको आप पढ़ लेना। हमारा जो मूल विषय है कि बनाया किसने, आखिर इस संविधान का निर्माता कौन है। जो अभी तक भी ये चलता है कि अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, एक व्यक्ति संविधान नहीं लिख सकता। जैसे कि हमने बताया 299 लोग थे इसमें, जिसके अध्यक्ष राष्ट्रपति जी थे, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाद में राष्ट्रपति हुए संविधान सभा। तो ये संविधान सभा में क्या क्या लिया गया है, ये आपको हम बताएंगे कि संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन था। अम्बेडकर साहब थे, और इस किसके संविधान की नकल की गई थी। तो इसमें यूनाइटेड किंगडम के संविधान की नकल है, अमेरिका के संविधान की नकल है, कनाडा के संविधान की नकल है, इजराइल के संविधान की नकल है। यानी कि कहीं कहीं जो है लिया गया है कनाडा से, कहीं कहीं अमेरिका से, कहीं कहीं लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से, इजराइल से और अन्य कंट्रियों से भी लिए गए। अब उपाध्याय जी कह रहे थे, एक वकील हैं, नाम पूरा याद नहीं है उनको, उपाध्याय जी कह रहे थे कि ये संविधान तो हमने उनसे लिया, लेकिन ये जो उन्होंने संविधान लिखे वो किससे लिए थे। वो कहते हैं मनुस्मृति से लिए थे। तो ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। अगर मनुस्मृति से लिए थे तो संविधान में ये भी लिखा जाएगा कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, क्षत्रियों के मुख से क्षत्रिय ब्राह्मण की भुजाओं से पैदा हो गए। तो इस तरह की मूर्खता की बातों को हम यकीन नहीं कर सकते। ये निहायत ही गलत चीज़ है, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा। अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। वो बहुत सारा ड्राफ्ट बेनेगल नरसिंह राव ने कर लिया था। अब यहाँ एक आदत सी बन गई है कि ब्राह्मण और ठाकुरों को लोग गाली दें। ब्राह्मण ठाकुर कहीं कहीं नीचता की प्रवृत्ति तो करते हैं, दूसरों को छोटा बताना। तो इसमें सारे लोग तो ऐसे नहीं हैं, सारे ब्राह्मण ठाकुरों को आप कैसे गाली दे सकते हैं। दयानंद सरस्वती ने इसी ब्राह्मणवाद की मूर्खता के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया, जिसको आर्य समाज का नाम दिया। मूर्ति पूजा का विरोध किया, क्योंकि वेदों में कहीं मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन भारत में पैसे कमाने की दृष्टि से वहाँ मूर्तियों के प्रणेता बन बैठे। वहाँ पंडित बैठते हैं, मूर्तियों पर चढ़ावा चढ़ो, उसको खुद खा जाते हैं, कमेटी खा जाती है। और जितने भी ये बाबा हैं, ये बाबा जो हैं, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर रखा है सनातन वैदिक धर्म का। ये इनको पैसे चढ़ाते हैं लोग, और ये सारा पाखंड फैलाने का ठेका बनी और ब्राह्मणों ने ले लिया है। राजपूत तो इसके खिलाफ भी हैं और ब्राह्मण भी खिलाफ हैं बहुत सारे। दयानंद सरस्वती पता नहीं ब्राह्मण वैश्य जाति को क्या हो गया है, इन पाखंडों में विश्वास करती है। इसका संभवतः यही कारण है कि बेईमानी बहुत करते हैं। अधिकांश की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे ईमानदार भी होते हैं, लेकिन मेजोरिटी बेईमानी विश्वास रखती है और सोचती है कि मंदिर जाने से, वहाँ चढ़ावा चढ़ाने से हमारे पाप धुल जाएंगे। इसके बावजूद भी कोई ये जीएसटी टैक्स में चोरी जा रहा है, नीरव मोदी जेल वहाँ से देश छोड़ के भाग गया, तो कानून तो मूर्तियों से भी ज़्यादा सख्त है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। तो इस पाखंड को ख़त्म कीजिए और इन बाबाओं के चरण चुम्बन करना बंद कीजिए। तो जो अंबेडकर जी को इतनी सारी डिग्रियां बोलते हैं, ये बहुत बड़ा एक क्या टैबू है। अंबेडकर जी के तो 36% अंक आए थे हाई स्कूल में, और फिर अंबेडकर जी ने तो कभी ब्राह्मणों की निंदा ही नहीं की। अंबेडकर की तो दूसरी पत्नी भी ब्राह्मण थी। अंबेडकर का जो सरनेम था वो तो सकपाल था, भीमराव सकपाल, वो भी अंबेडकर एक ब्राह्मण ने नाम दिया था। तो आप ये कह कर के पूरे ब्राह्मण खराब हैं। अब वो पैदा हो गया है तो आप गाली दे सकते हो, लेकिन दयानंद सरस्वती के बारे में आप क्यों नहीं चर्चा करते। बहुत सारे लोग हैं जो हर समाज में अच्छे होते हैं, जो अपने को सो कॉल्ड दलित कहते हैं, वो सारे दूध के धुले हैं क्या। अभी अंबेडकर के इसका चंद्रशेखर रावण का कोई घावरी है, सरनेम, उस लड़की के साथ बलात्कार किया इसने। मुझे नहीं पता था कि घावरी शेड्यूल कास्ट में आते हैं। तो करसन घावरी जो हमारे क्रिकेट प्लेयर रहे हैं, बहुत बड़े फास्ट बॉलर रहे हैं, कपिल देव के जोड़ीदार, तब पता लगा कि करसन घावरी को दलित या शेड्यूल कास्ट सीट से रिजर्वेशन मिल रहा है। तो इनको दलित किसने बनाया? दलित इनको अंबेडकर ने बनाया, अंबेडकर की आइडियोलॉजी ने बनाया। अगर इस बात पर हट जाए हम क्यों दलित हैं, हम क्यों शूद्र हैं,
तो कोई इस बात को डिनाई कर सकता है कि अगर ये मेहनत से लड़ेंगे तो उनको कोई दलित कहेगा? खुद रामविलास पासवान दलित। तो ये पॉलिटिकल खेल चल रहा है। हर समाज में गंदे लोग हैं, मानसिकता गंदी हो सकती है, ब्राह्मणों की खूब गंदी हो सकती है, लेकिन तुम उनकी मानसिकता से तुम्हारा क्या उखड़ना है? आप पढ़ोगे लिखोगे अच्छे नंबर लाओगे, बिना रिजर्वेशन जाओगे आगे। वो कहते हैं इंटरव्यू में नंबर कम दिए जाते हैं, तो अब तो बैच में ये कर देना चाहिए कि जो जनरल कास्ट का इंटरव्यू है उसमें कोई भी जर्नल नहीं होना चाहिए इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछते हैं। और अगर शेड्यूल कास्ट का है तो शेड्यूल कास्ट के इंटरव्यू में कोई भी जर्नल के इंटरव्यू में कोई जर्नल ही नहीं होना चाहिए, तो फेवर कैसे करेगा? शेड्यूल कास्ट के इंटरव्यूज़ में कोई भी शेड्यूल कास्ट ना हो तो फिर जाति फेवर भी नहीं होगा। तो इस तरह की व्यवस्था कर देनी चाहिए। और फिर इंटरव्यू तो मार्जिनल कर देना चाहिए 5 नंबर का। आप फोर्स में और आर्मी में जाते हो, आर्मी में तो रिजर्वेशन ही नहीं है, वहाँ तो आपको कैपेबिलिटी दिखानी पड़ेगी। लेकिन जहाँ शारीरिक दक्षताएं हैं, लड़ाई झगड़े की, पुलिस से खास तौर पर मिलिट्री और पैरा मिलिट्री में, मिलिट्री को निकाल दीजिए, वहाँ कोई आरक्षण नहीं है, पैरा मिलिट्री और पुलिस में आपकी शारीरिक दक्षता तो नापी जाएगी। अब तो कंप्यूटराइज है, अब आप दौड़ोगे तो जीतोगे। फिर उसमें रिजर्वेशन की क्या आवश्यकता है? आपको 5 फुट 7 इंच लंबा होना ही होना है, उसके बिना आप भर्ती नहीं होगे। अब आते हैं दूसरी बात पर कि अम्बेडकर ने किसान और पशुपालक जातियों की कोई हित की बात नहीं की थी। अम्बेडकर ने सिर्फ बात की थी अपनी जाति महार जाति की। महार जातियों को लड़े, और जो अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई, तो बेहतर होता कि अम्बेडकर बुद्ध की जातक कथाओं को भी पढ़ लेते, जो बहुत बड़ा पाखंड है। कहीं नेवले की दोस्ती मगरमच्छ से हो रही है, दोनों एक दूसरे की भाषाएं मत जान रहे हैं, पिछले जन्म में वो बुद्ध के अवतार बुद्ध के साथ ही थे। तो जातक कथाओं में बहुत बड़ा पाखंड है। इसकी एक सीरीज मैंने अभी पहला वीडियो डाला है, दूसरा भी डालूंगा। तो अम्बेडकर जी संविधान तो किसी ने लिखा ही नहीं है, तो नकल करी है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन होना, ड्राफ्टिंग की है, तो ये संविधान तो वो लिखेगा ना जो ओरिजिनली लिखने वाला होगा। किसी ने भी, भारत वालों ने ओरिजिनल संविधान नहीं लिखा, अपना कोई संविधान नहीं लिखा। सही मायने में भारत का कोई संविधान निर्माता नहीं है। भारत के संविधान को ड्राफ्टिंग करने वाले लोग हैं, जिन्होंने कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से और बहुत सारे भी संविधानों की नकल की है। उसका अब तो नेट चला गया, मैं बता देता आपको। तो इन संविधान की नकल मात्र है हमारी तो। और मजे की बात है, हमारे अहकाम देखिए, हमारी आइडियोलॉजी देखिए। मनुस्मृति से लोग गाली दे रहे हैं, मनुस्मृति है, सूत्र बता दिया, लेकिन मनुस्मृति कह रही है जितनी भी किसान और पशुपालक जातियां हैं वो तो शूद्रों की श्रेणी में आती नहीं, वो तो वैश्यों की श्रेणी में आती हैं, जो अपना पेट खुद पालते हैं। बिजनेस है ना, गाय भैंस बैल बकरी भेड़ बेचने का भी। और जो किसान जाति हैं वो फसल उगा कर बेचते हैं, जैसे जाट हैं। यानी पशुपालक और किसान जातियों को आपस में अलग नहीं किया जा सकता। जो पशुपालक हैं वो किसानी भी करते हैं, जो किसानी वो पशुपालते हैं। ये जातियाँ शूद्र में ही नहीं आती हैं। फिर ये बताओ, ये सब ढोंग क्यों चल रहा है? सिर्फ वोटों के लिए। और जो शूद्रों के नेता, जो ब्राह्मण और ठाकुरों को और अन्य जातियों को भी गाली देते हैं, तो मेरे दोस्तों एक बात बताओ, तुम क्या इस्लाम और कुरान को पढ़े जो तुमको चंद्रशेखर रावण हो या मायावती हो या उदित राज बनते हो, तुमको लैट्रिन पोटी जितना गंदा मानता है? ये औकात है कुरान में हम सब गैर मुस्लिमों की। तो लोग इसको कब समझेंगे? तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ सुन हो, वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।